जिसका नाम है एंडलेस लूप। फिल्म के स्टार्ट में हम चाइना की किसी हिली रोड पर एक लड़की को देखते हैं जिसकी कार खराब हो गई थी, इसलिए वो लिफ्ट लेना चाहती थी। एक ट्रक ड्राइवर रुककर उसे हेल्प की ऑफर करता है, मगर लड़की उसे इग्नोर कर देती है क्योंकि उसे वो आदमी सही नहीं लगा था। कुछ ही देर बाद एक और आदमी कार में आता है जो कि डिसेंट लग रहा था, इसलिए लड़की उसके साथ बैठ जाती है। लेकिन तभी अचानक उसे अपनी सीट के पास एक म्यूटिलेटेड ह्यूमन हैंड मिलता है, जिसे देखकर वो बुरी तरह डर गई थी। वो समझ जाती है कि ये आदमी शायद कोई सीरियल किलर है और अगले ही पल वो आदमी कार रोक के एक रेंच उठा लेता है, जिससे उसने उस लड़की को ब्रूटली मार डाला था। उसके बाद सीन कट ऑफ होता है और हमें कुछ दिन बाद का टाइम दिखाया जाता है, जब एक पब्लिक बस कुछ पैसेंजर्स को लेकर सेम उसी रोड से गुजर रही थी। उनमें से एक पैसेंजर वैंग, जो कि इंश्योरेंस एजेंट था, ड्राइवर टोनी को बताता है कि कैसे कुछ दिनों पहले एक औरत इसी रोड पर से गायब हो गई। मीनवाइल रेडियो पर अनाउंसमेंट होती है कि पास के एक जंक्शन में कोई सीरियस एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी वजह से आगे की सभी रोड्स ब्लॉक हैं। ये सुनकर एक पैसेंजर ली ड्राइवर से बोलता है कि उसे टाइम से अपनी जॉब पर पहुंचना है, जिस पर टोनी सजेस्ट करता है कि वो लोग एक ऑफ रोड रास्ते से चले जाते हैं। किसी को भी इस रूट पर जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए वो बस को दूसरे रास्ते पर टर्न कर लेता है, जहां पर आगे एक टनल थी। और टोनी रिवील करता है कि वो यहाँ पहले कभी नहीं आया, मगर फिर भी वो ड्राइविंग करता रहता है और टनल के अंदर आगे जाकर अचानक से सामने एक मिस्टीरियस सा आदमी आ जाता है, जिसकी वजह से टोनी को बस रोकनी पड़ी थी। सब लोग डर जाते हैं कि ये आदमी इस अंधेरी टनल के दरमियान में क्या कर रहा था, मगर वो आदमी भी एक पैसेंजर था और बस में बैठ जाता है। सडनली ली, जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, देखता है कि ये आदमी तो एक वांटेड क्रिमिनल है, इसलिए वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए नाइफ निकाल कर रख लेता है। बस में दो लेडीज भी थीं, सारा जो कि एक एस्पायरिंग मॉडल थी और जिंग एक प्रेग्नेंट लेडी। वहां पर दो बहन भाई फैंग और पार्क भी थे। पार्क थोड़ा एंटी सोशल और डरा हुआ लग रहा था, मगर उसकी बहन उसका पूरा ख्याल रख रही थी। 20 मिनट की ड्राइव के बाद भी टनल खत्म नहीं होती, तो टोनी को शक होने लगता है कि कोई गड़बड़ है, क्योंकि वो जानता था कि चाइना की सबसे लंबी टनल सिर्फ 11 किलोमीटर की है और उसे क्रॉस करने में भी सिर्फ 10 मिनट्स लगते हैं। इस वजह से वो लोग वापस जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली बस को वापस टर्न करने पर 30 मिनट गुजरने के बाद भी एंट्रेंस नहीं आती। वो एक एंडलेस डार्क टनल थी, जिसमें किसी भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म का नामो निशान तक नहीं था। वो सब बहुत ज्यादा डर गए थे। टोनी बस रोक देता है और वो लोग चेक करने के लिए नीचे उतरते हैं। स्ट्रेंजली जिंग को वहां से अपना टूटा हुआ मोबाइल मिलता है, जो उससे तकरीबन 1 घंटा पहले एंट्रेंस के करीब ही गिर गया था, जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि ये टनल मिस्टीरियस है। सब लोग डर से पैनिक करने लगे थे, तो ली उन्हें काम डाउन रहने का कहता है और डिसाइड करता है कि वो अकेला ही आगे चल कर जाएगा। शायद कुछ टाइम बाद उसे कोई हेल्प मिल जाए, जिसके लिए वो एक लंबी रस्सी को पकड़ने का प्लान करता है ताकि वो कहीं खो ना जाए। लकीली जिंग के पास काफी सारी निटिंग वूल थी, जिसे वो ली को दे देती है। रस्सी की दूसरी साइड वैंग ने पकड़ी थी। तभी वो मिस्टीरियस आदमी भी ली के साथ चलने के लिए कहता है, जिसके लिए ली रिलक्टेंटली मान गया था। रास्ते में दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। वो आदमी अपना नाम चेन बताता है, लेकिन अपने काम या फैमिली के बारे में कोई बात नहीं करता। कुछ देर बाद अचानक से एटमॉस्फेयर फोगी होने लगता है और सब लोग देखते हैं कि टनल की दूसरी तरफ से दो डार्क फिगर्स उनकी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उनके करीब आने पर सब ये देखकर शॉक्ड रह जाते हैं कि वो ली और चेन थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। वैंग ने अभी भी रस्सी को दूसरी तरफ से पकड़ रखा था, इसलिए जब चैन उसे दूसरी तरफ से खींचता है तो वैंग को सडनली झटका लगता है, जबकि वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल साथ ही खड़े थे। देखने में तो टनल स्ट्रेट थी, मगर लोग उसमें चलते हुए एक ही जगह वापस आ जाते थे, जैसे कि कोई एंडलेस लूप हो। ये जानते हुए कि वो सब अब ट्रैप हो चुके हैं, ली सबके फूड आइटम्स एक जगह इकट्ठे कर लेता है ताकि उन्हें ज्यादा टाइम के लिए वाइजली यूज किया जा सके। देन सब मेल्स टनल को इंस्पेक्ट करने के लिए जाते हैं, जबकि तीनों लेडीज और फैंग बस में ही रुककर उनके वापस आने का वेट करने लगती हैं और इंतजार में उनकी आंख लग जाती है। लेकिन जब तकरीबन आधे घंटे बाद जिंग की आंख खुलती है तो वो देखती है कि बस पूरी तरह से डस्ट से कवर्ड है। वो जल्दी से बाकियों को उठाती है और सब बस से बाहर चले जाते हैं। उसी वक्त सब मेल्स भी वापस आ चुके थे और वो देखते हैं कि बस काफी खराब कंडीशन में है, जैसे इसको यहाँ खड़े काफी टाइम गुजर गया हो। टोनी जल्दी से फूड आइटम्स को चेक करता है, मगर वो भी सब खराब हो चुके थे, जिससे ये प्रूव होता है कि यहाँ पर टाइम भी बहुत तेजी से गुजर रहा है। बाहर की दुनिया का 1 घंटा यहाँ के 1 हफ्ते के बराबर था।
जब वो सब वापस बस के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ टनल का मैप मिलता है, ऐसे जैसे किसी ने अभी उसे वहाँ रखा हो। ली को लगता है कि कोई उनके साथ प्रैंक कर रहा है और वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए उस मैप को एनालाइज करने की कोशिश करता है। तभी अचानक से लाइट्स बंद हो जाती हैं और सब देखते हैं कि ली वहाँ से गायब हो चुका था और उधर एक ब्लडी ट्रेल दिखाई देती है, जिसे फॉलो करते हुए वो एक दीवार के पास पहुंचते हैं जो कि अंदर से होलो लग रही थी। अब ली की जगह चेन उन्हें लीड कर रहा था। उस दीवार को तोड़ने पर उन्हें पीछे एक रूम मिलता है जिसमें बहुत सारी वांटेड लोगों की फोटोज, कटे हुए हाथ और उस जगह की एक इंजीनियरिंग डायग्राम थी। उस डायग्राम के अकॉर्डिंग वहां पर 6 सेपरेट टनल्स थी, जिसके बाद चेन बोलता है कि हमें इस जगह से निकलने के लिए उन 6 टनल्स को क्रॉस करना होगा और साथ में वो ये भी अज्यूम करता है कि इस रूम में कोई सीक्रेट रास्ता होगा जिसके थ्रू वो सेकंड टनल तक पहुंच सकेंगे। एंड देन सब लोग रूम सर्च करने लगते हैं और उन्हें एक वियर्ड सा कैलेंडर भी मिलता है जिसमें सभी डेट्स 15 जुलाई की थीं। चेन को लगता है कि ये कोई क्लू हो सकता है, इसलिए जब वो कैलेंडर को उतारता है तो उसके पीछे एक सीक्रेट दरवाजा था। सब लोग उस दरवाजे से दूसरी तरफ चले जाते हैं। तभी पीछे रखा टीवी खुद ही ऑन हो जाता है, जिसमें हम एक लेडी को किसी केव में ट्रैप्ड देखते हैं। उधर वो लोग अब दूसरी टनल में पहुंच चुके थे, जहां उन्हें पहली वाली टनल की तरह अपनी बस खड़ी दिखाई देती है और उन्हें रियलाइज होता है कि ये टनल बिल्कुल वैसी ही है, बस इसका टाइम जोन डिफरेंट है। बस पूरी तरह से तारों से रैप्ड थी, जो कि काफी वियर्ड था। वो सब अंदर जाकर फूड ढूंढने लगते हैं तो उन्हें एक इंस्टेंट नूडल्स का एक कार्टन मिलता है, जिसे देखकर टोनी लालच में आ गया था। वो गन लेकर बाकी सबको थ्रेट करता है कि पूरा कार्टन मुझे दे दो, और वो लोग अपनी जान बचाने के लिए ऐसा ही करते हैं। लेकिन क्योंकि टाइम बहुत तेजी से गुजर रहा था, इसलिए सबको बहुत ही ज्यादा भूख लग जाती है। सारा से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वो टोनी से डील कर लेती है कि नूडल्स के पैकेट के बदले वो उसे खुद की बॉडी देगी। एंड जब वो दोनों एक दूसरे में बिजी होते हैं तो वैंग चुपके से बस में जाकर एक पैकेट चुरा लेता है, मगर टोनी को इसका पता चल गया था। वो वैंग को मारने लगता है, मगर इससे पहले कि वो उसे जान से मारता, कोई पीछे से टोनी को स्टैब कर देता है। बाकी सब लोग ये देखकर शॉक रह जाते हैं। देन वैंग अपना नूडल्स का पैकेट ढूंढने लगता है जो उससे कहीं गिर गया था। एंड देन बस के नीचे से पैकेट उठाते हुए उन्हें वहाँ एक मैन होल नजर आता है और सब लोग बस को आगे धकेल कर उस मैन होल के अंदर चले जाते हैं, जहाँ से अब वो एक और मिस्टीरियस रूम में पहुंच चुके थे। वहाँ पर भी कुछ अजीब फोटोज और म्यूटिलेटेड ह्यूमन बॉडी पार्ट्स थे और टीवी में भी वही लेडी अब पानी में डूबती हुई नजर आ रही थी। तभी उन्हें दोबारा वैसा ही कैलेंडर दिखाई देता है, जिसके पीछे भी एक दरवाजा था। उसके थ्रू वो लोग थर्ड टनल में पहुंच जाते हैं, मगर ये टनल थोड़ी वेट और पहले से ज्यादा डार्क थी और यहाँ उनकी बस के अंदर रैट्स और स्नेक्स भी थे। भूख से तंग आकर वैंग उधर पड़ी खराब नूडल्स को खाने लगता है, मगर खा नहीं पाता। उसकी हालत देखते हुए जिंग उसे अपना एक बिस्किट दे देती है, मगर वैंग उससे पूरा पैकेट मांगता है। जब वो नहीं देती तो वैंग गन निकालकर सबको डराते हुए उनके फूड आइटम्स ले लेता है और बोलता है कि हर दफा किसी के मरने के बाद ही उन्हें सीक्रेट पैसेज मिलता है, इसलिए अब वो खुद ही एक को मार डालेगा। चैन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो ऐसा ना करे, मगर वैंग नहीं सुनता और जिंग को फोर्स करके उसके शोल्डर में गोली मार देता है। एंड देन उन दो बहन भाइयों को रूम में ले जाकर मारने लगता है। फैंग अपने भाई को बचाने की कोशिश करती है तो वैंग उसे शूट करके ब्रूटली मार डालता है। एंड देन वो सारा का गला दबाकर उसे भी मारने वाला होता है कि कोई उसे पीछे से आकर स्टैब कर देता है। अब बाकी बचे लोग एक और सीक्रेट पैसेज ढूंढ के फोर्थ टनल में पहुंच जाते हैं, जो कि हेलुसिनेटरी थी। सडनली जिंग को लेबर पेन्स आने लगती हैं और वो वहीं नीचे बैठ जाती है पार्क के साथ, जबकि सारा और इंजर्ड चेन बस के अंदर चेक करने जाते हैं, मगर सारा को हेलुसिनेशंस होने लगी थी। उसे लोग दिखाई दे रहे थे। वो डरते हुए बस से बाहर निकलकर दूसरी डायरेक्शन में भागती है, जहां उसे बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी मिलती हैं। वहां एक मिरर भी था। सारा उसमें देखने लगती है, मगर तभी पीछे से कोई आकर उसे मार देता है। दूसरी तरफ चेन जिंग के पास वापस जाता है, जिसका बेटा जन्म ले चुका था। फिर वो तीनों आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें पता चलता है कि छोटा बच्चा मर चुका है। चेन फिर भी जिंग को चलते रहने का कहता है, मगर वो नाइफ निकालकर उसे स्टैब कर देती है। पर तभी हम उसे हॉस्पिटल बेड पर होश में आता हुआ देखते हैं, ऐसे जैसे वो किसी एक्सपेरिमेंट से जागा हो। साथ वाले बेड पर कोई और आदमी भी था। नेक्स्ट सीन में हमें एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री मीटिंग दिखाई जाती है, जहां एक जनरल रिवील करता है कि मूवी के स्टार्ट वाला सीरियल किलर जेम्स पकड़ा गया था, मगर प्रॉब्लम ये थी कि वो एक गाड़ी के रैक में काफी खराब हालत में मिला था, जो कि टोटली कोमा में जा चुका है। जेम्स ने कई लड़कियों का मर्डर किया था, लेकिन एक लड़की सियारा के बारे में कहा जाता था कि वो अभी भी जिंदा है।
सियारा वही लड़की थी जिसे हमने टीवी पर केव में बंद देखा था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जेम्स के अलावा कोई नहीं जानता था कि सियारा कहाँ बंद है और उसके कोमा में होने की वजह से उसे इंटेरोगेट नहीं किया जा सकता था। सो इसलिए मिलिट्री ने कंट्री के बेस्ट ब्रेन इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेट करने का डिसाइड किया। उनका प्लान ये था कि जेम्स के साथ मेमोरी ट्रांसफ्यूजन करके उसकी सबकॉन्शियसनेस के थ्रू सियारा का पता लगाया जाए। उस इंस्टीट्यूट के एक रिमार्केबल साइकोथेरेपिस्ट ने जेम्स की सबकॉन्शियसनेस तक पहुंचकर कुछ क्लूज का पता लगा लिया था और वो साइकोथेरेपिस्ट कोई और नहीं बल्कि चेन था। वो आर्मी जनरल अपने मिलिटेंट से कहता है कि हमें चेन पर भरोसा करना होगा क्योंकि सियारा उसकी बीवी है और उसके लिए सबसे ज्यादा वरिड चेन ही था। इस सब से कंक्लूड होता है कि जो कुछ हमने मूवी में पहले देखा वो सब जेम्स की सबकॉन्शियसनेस के अंदर हो रहा था। उस एक्सपेरिमेंट से चेन को ये क्लू मिला था कि उसकी वाइफ कैलेंडर में नजर आने वाले शैंग रिवर के करीब कहीं बंद है, मगर वहां होने वाली हैवी बारिश की वजह से सिचुएशन काफी क्रिटिकल थी क्योंकि अगले 36 घंटों में सब केव्स और दरिया में फ्लड आने वाला था। इसलिए चेन को एक बार फिर जेम्स के माइंड में टैप करके सियारा की एग्जैक्ट लोकेशन जानना थी। नेक्स्ट सीन में आर्मी जनरल चेन से फर्दर प्रोग्रेस के बारे में पूछता है तो चेन उसे बताता है कि उन कैलेंडर्स में 15 जुलाई 1996 की डेट नजर आ रही थी, जिस पर चीफ कहता है कि इस डेट को जेम्स के पेरेंट्स की डेथ हुई थी। उस दिन जब जेम्स के फादर को पता चला कि उसकी वाइफ का ड्राइवर के साथ अफेयर चल रहा है, इस बात पर दोनों में काफी बहस हुई और फिर वाइफ ने हस्बैंड को मारने के बाद खुद को भी मार लिया। चेन ये सुनकर हैरान रह गया था। वो आगे और बताता है कि उसने जेम्स के माइंड में उसकी गुड साइड और डार्क साइड दोनों देखी, लेकिन फिर उसकी गुड साइड हार गई। सीरियल किलर असल में टनल इंजीनियर था, इसलिए ड्यूरिंग कोमा उसने अपने ब्रेन में एक टनल बना ली थी जो कि उसकी कॉन्शियसनेस का एक सिंबॉलिक कैरियर था। मगर उसके ब्रेन की वो टनल एक डेड लूप है। उसके ब्रेन में जाते ही चेन का पहला टारगेट जेम्स को टनल से निकालना था ताकि वो अपने कोमा से बाहर आ सके, मगर उसके माइंड में बहुत सारी स्प्लिट पर्सनैलिटीज थी। चेन उन सबसे बात करके क्लूज ढूंढना चाहता था। देन उसका नेक्स्ट टारगेट उन पर्सनैलिटीज में से रियल क्रिमिनल को ढूंढना था। उनसे बात करके चेन उनको सही से जान पा रहा था, जैसे कि ली जेम्स की हेल्दी और रैशनल साइड को रिप्रेजेंट करता था। चेन को लगता था कि वो टनल से बाहर निकलने में मदद कर सकता है, मगर उसके अचानक गायब होने के बाद सिचुएशन काफी खराब हो गई और टोनी का वायलेंट बिहेवियर जेम्स की वायलेंट पर्सनैलिटी शो कर रहा था। एंड सारा और वैंग जेम्स की अपने फादर और मदर की इनर प्रोजेक्शन थे। एज उसके फादर इंश्योरेंस एजेंट और मदर एक मॉडल थी और सारा का फूड के लिए टोनी के साथ मेकआउट करना उसके अफेयर को रिप्रेजेंट कर रहा था और प्रेग्नेंट लेडी जिंग जेम्स का अपनी मदर के लिए आइडियल इमेज था, जो कि एक अच्छी पर्सनैलिटी थी, लेकिन वो भी उसकी डार्क साइड को दबा नहीं सकी। पार्क और फैंग उसके चाइल्डहुड को रिप्रेजेंट करते थे जब वो एक ऑटिस्टिक, वियर्ड और फेमिनिस्ट बच्चा था, मगर मैथ और स्पेस फिजिक्स में काफी टैलेंटेड भी। लेकिन उसके माइंड में एक पर्सनैलिटी और भी थी जो कि ऑल टाइम छुपी रही अंधेरे में, और उसी ने ली, टोनी और वैंग को मारा था। चेन को भी इसके बारे में और जानना था, इसलिए वो नेक्स्ट डे फिर से मेमोरी ट्रांसफ्यूजन में जाता है, मगर इस बार वो डायरेक्टली जेम्स से सियारा की लोकेशन का पूछता है। लेकिन वो इतनी आसानी से बताना नहीं चाहता था, इसलिए वो अपनी मॉम के बारे में बात करने लगता है कि वो उनसे नफरत करता है क्योंकि उन्होंने उसके डैड को मारा था और इसी वजह से जेम्स औरतों को किडनैप करके उनका मर्डर किया करता था। देन वो चेन को अपनी सबकॉन्शियसनेस के डिफरेंट पार्ट्स में ले जाता है जहां वो उसकी लाइफ के इवेंट्स देख पाता है, मगर चेन उन सबको इग्नोर करते हुए जेम्स की ऑटिस्टिक पर्सनैलिटी पार्क से सियारा की लोकेशन पूछता है क्योंकि वो सबसे वीक पर्सनैलिटी थी। तभी फैंग उसे रोक देती है। देन सडनली चेन एक सिनेमा हॉल में पहुंच गया था जहां उसे टनल में सबको मारने वाली वो इवल पर्सनैलिटी नजर आती है जो कि चेन खुद था, जिससे ये पता चलता है कि चेन जेम्स की सबकॉन्शियसनेस में जाकर सीरियल किलर की तरह ही सोचने लगा था। और यहाँ इवल चेन रिवील करता है कि वो सियारा को बचाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने टनल में सबको मार दिया, न्यूबॉर्न बेबी को भी। तभी अचानक सामने स्टेज पर सियारा नजर आती है और पार्क उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर लास्ट मोमेंट पर रुक गया था। और इसी वक्त रियल चेन मौके का फायदा उठाकर पार्क को जागने का कहता है और बोलता है कि वो अथॉरिटीज को सियारा की लोकेशन बता दे। पार्क उसकी बात मानकर वहां से चला जाता है। देन इवल चेन उसे एक और सेटिंग में ले जाता है जहां उन दोनों की फाइट होती है। जब चेन को लगता है कि वो जीत गया, तभी इवल चेन का एक और रूप सामने आ जाता है। ये इम्प्लॉय करता है कि उसको हराना नामुमकिन था। दूसरी तरफ बारिश का पानी केव में बढ़ता जा रहा था और सियारा ऑलमोस्ट नेक तक पानी में डूब चुकी थी। मीनवाइल उधर जेम्स के माइंड के अंदर चेन उसे बैक करता है कि मुझे वापस अपनी दुनिया में जाने दो, मगर उसका डॉपलगैंगर उसकी बात नहीं सुनता।
सडनली चेन को ख्याल आता है कि अगर वो अपनी जान ले ले तो उसके साथ ईवल चेन भी मर जाएगा और इसी तरह जेम्स के माइंड के सब ईवल्स खत्म हो जाएंगे। एंड देन उसके ऐसा करते ही ईवल चेन खत्म हो जाता है और उसी वक्त हॉस्पिटल में जेम्स को होश आता है, जो कि अब एक बिल्कुल डिफरेंट इंसान बन चुका था। वो अथॉरिटीज को सियारा की लोकेशन बताता है, जिसके बाद सियारा को बचा लिया गया था, मगर सैडली चेन को होश नहीं आता। मूवी के एंडिंग सीन में हम उसे उसी एंडलेस टनल के अंदर देखते हैं, जिसका मतलब था कि वो अब कभी वापस नहीं आ सकेगा। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।